इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, देश के सबसे बड़े दुश्मन की। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अब मिलेगी उसके गुनाहों की सजा। कल सुबह तक भारत लाए जाने की उम्मीद है। दूसरी खबर, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन से जुड़ी हुई, जहां राहुल गांधी ने दलित और पिछड़ा कार्ड खेलते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तीसरी खबर, बंगाल से, जहां वक्फ विरोध की आग अब भी सुलग रही है। मुर्शिदाबाद के बाद सूती में बवाल हुआ है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। और चौथी खबर थोड़ी राहत भरी है। टैरिफ और शेयर बाजार में हाहाकार के बीच रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। उम्मीद है कि आपकी ईएमआई का बोझ थोड़ा कम हो सकता है। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। कबाड़ गोदाम में जब आग लगी तो चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। गोदाम रिहायशी इलाके के पास होने की वजह से लोग दहशत में आ गए। पिंपरी चिंचवड़ में मोशी रोड पर गोदाम बना हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोदाम में आग लगने के बाद उसमें रखा सामान भी उसकी चपेट में आ गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा आज देर रात या फिर कल सुबह भारत लाया जाएगा। 2 दिन पहले ही अमेरिकी अदालत ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की राणा की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसको भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के साथ मुंबई हमलों के पीड़ितों का 16 साल 4 महीने और 13 दिन लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी अपने गुनाहों का हिसाब देने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखेगा। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ये संतोष का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ कि उसको भारत प्रत्यावर्तन किया जाएगा। ये संतोष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की 21 जनवरी इसी वर्ष उसके आवेदन को खारिज कर दिया। अब उसके आने का रास्ता साफ हो चुका है। जिस वक्त अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी खारिज हुई थी, तभी से उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान लाने के बाद राणा को एनआईए की कस्टडी में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि राणा को मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी रखा जा सकता है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 26/11 के जब स्पेशल ट्रायल की बात चल रही थी कसाब की, तो जब कसाब को जिस स्पेशल बैरक में रखा गया था, उस स्पेशल बैरक में तहव्वुर राणा को रखकर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो किए जाने की बात सामने आ रही है। राणा के आने के बाद मुंबई हमलों से जुड़े कई बड़े राज खुल सकते हैं। आज अगर तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो रहा है तो ये नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीतिक कोशिशों का ही नतीजा है। फरवरी में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, तब भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा था। और पीएम मोदी के साथ बैठक में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान किया था। I am pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. तहव्वुर राणा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने साल 2009 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद भारत ने 26/11 हमले में राणा के शामिल होने के सबूत अमेरिका को दिए और अब उसको भारत लाया जा रहा है। 26/11 हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। मोदी जी की कूटनीति को सलाम करता हूं कि इतने साल बाद तहव्वुर राणा को भारत की धरती पर खींचकर घसीटकर लाया जा रहा है। विपक्ष विदेश में बैठे दूसरे आतंकियों को भी भारत लाने की मांग कर रहा है।
हिंदुस्तान की सरजमी पे आतंकवाद के जो सारे अपराधी हैं, हमारी मांग है कि हिंदुस्तान लाया जाए। तहव्वुर राणा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का खास साथी माना जाता है, जो मुंबई हमले की भूमिका के लिए अमेरिका की जेल में बंद है। 26 नवंबर 2008 यही वो तारीख है जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई आतंकियों की गोलियों से दहल उठी थी। हिंदुस्तान की धरती पर आकर पाकिस्तानी आतंकियों ने तबाही मचाई। आतंकी हमले की साजिश में तहव्वुर राणा मास्टरमाइंड की भूमिका में था। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से मुंबई पहुंचे आतंकियों ने मुंबई के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। आतंकी अंधाधुंध बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, चबार हाउस समेत कई जगहें उस आतंकी गवाह हैं। वो हमला लंबी तैयारी के बाद किया गया था। इस हमले की स्क्रिप्ट पाकिस्तान के इशारे पर 7 समंदर पार बैठे तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकियों ने लिखी थी और आमिर अजमल कसाब जैसे आतंकियों ने अंजाम दिया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का खास साथी माना जाता है तहव्वुर राणा। जानकारी के मुताबिक हमले से पहले तहव्वुर राणा और हेडली के बीच कई बार मीटिंग हुई। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने अमेरिकी जांच एजेंसियों को दिए अपने बयान में तहव्वुर राणा का नाम लिया था। हेडली ही वो आतंकी है जिसने मुंबई हमले से पहले ताज होटल, चबार हाउस, लियोपोल्ड कैफे समेत कई जगहों की रेकी की। तहव्वुर राणा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए हेडली को वीजा दिलाने में मदद की थी ताकि फर्जी कारोबार की आड़ में हेडली मुंबई आकर रेकी कर सके। हमले से ठीक पहले राणा भी मुंबई के पवई इलाके के होटल में भी रुका था। तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था और बाद में उसने कनाडा की नागरिकता ले ली थी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारतीय सरजमी पर कदम रखने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। इस हमले की पीड़िता और गवाह देविका रॉडवान ने 26/11 हमले का आंखों देखा हाल भी बताया। 26 नवंबर आज भी डराता है, आज भी दर्द देता है, आज भी उस रात की यादें शरीर में सिहरन पैदा करती हैं। उस रात देविका मुंबई से पुणे जाने के लिए परिवार के साथ स्टेशन गई थी और आतंकी हमले का शिकार हो गई। 26/11 की रात को मुझे गोली लगी थी। मैं मेरे पापा मेरे भाई के साथ थी। जब कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी, मेरे आंखों के सामने कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को घायल कर दिया। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकती। तहव्वुर राणा के भारत आने की खबर देविका के 16 साल पुराने दर्द पर मरहम की तरह है। तहव्वुर राणा की न्यूज़ तो मैं काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ कि उसे भारत लाया जा रहा है, भारत लाया जा रहा है। तो अब फाइनली उसे भारत लेके आ रहे हैं, तो इस बात से बड़ी खुशी हो रही है। मैं यही चाहती हूँ उसे लेके आने के बाद उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और उसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए। राणा भारत आएगा और देविका जैसे न जाने कितने परिवारों को इंसाफ मिलेगा। आतंकी कसाब से पूछताछ करने वाले पूर्व ATS चीफ KP रघुवंशी भी राणा के भारत आने को बड़ी सफलता बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्लान किसके कहने पे बना, कैसे बना? कसाब और ये तो प्यादे थे, ये तो 1-1 लाख रुपए में दिए खरीद गए लोग थे। हेडली और तहव्वुर राणा इन्होंने मिलकर के इंडिया में आके दोनों ने रेकी की थी। 16 साल के लंबे अंतराल के बाद जब राणा भारत आएगा तब कई राज भी पर्दाफाश होंगे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करने को लेकर हुए झगड़े में एक TTE को गार्ड और उसके साथियों ने जमकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ट्रेन खड़ी है, यात्री भी खड़े हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बन गया युद्ध का मैदान। गार्ड और उसके साथियों से TT को बचाने के लिए RPF भी आई। बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन तब तक TT की पिटाई हो चुकी थी। प्रयागराज दुरंतो एक्सप्रेस लोकमान्य टर्मिनस से प्रयागराज के लिए आ रही थी। सतना से ट्रेन के TT MK पोदर ट्रेन में चढ़े। जांच करते हुए सेकंड क्लास लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन तक पहुंच गए। यहां पहले से गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर जगदीश प्रसाद से टिकट जांच को लेकर बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ गया। गार्ड ने फोन पर अपने साथियों को जानकारी दी। ट्रेन जैसे ही प्रयागराज पहुंची, TT की घेर कर पिटाई शुरू कर दी। रेलवे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां हिंसा भड़क रही है। सूती में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के काफिले पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके का माहौल फिर से बिगड़ गया है।
और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पहले उग्र भीड़ ने प्रदर्शन किया और हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला तो उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। कभी उपद्रवी हावी तो कभी पुलिसकर्मी। सिलसिला काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा। हालांकि इस पूरी हिंसा में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया है। सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, बीरभूम में भी हालात ठीक नहीं है। वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ भी लोग सड़कों पर उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों की मांग है कि वक्फ बिल को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो प्रदर्शन तेज हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद के जंगपुरा में कल भड़की हिंसा के बाद उपद्रवियों पर एक्शन जारी है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए हिंसा और आगजनी करने वालों की पहचान कर रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। हालांकि तनाव की आग अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है। गुनाथगंज, सूती और जंगीपुर थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में धारा 163 लागू है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में किसी भी तरह का डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने ममता सरकार से पूरी हिंसा की रिपोर्ट मांगी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। ठीक है, अभी जो बयान आपने सुना वो ममता बनर्जी ने जैन समुदाय के कार्यक्रम में दिया। पूरे कार्यक्रम में उनकी जुबान पर वक्फ और हिंदू मुसलमान का मुद्दा छाया रहा। ममता के बयान पर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं। और हमारा इधर में जैन समुदाय के कार्यक्रम में ममता बोल तो सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे पर रही थी, लेकिन उनका पूरा फोकस बीजेपी पर था। उन्होंने बीजेपी के लगाए गए तुष्टीकरण के आरोपों पर ही सवाल उठा दिए। बोलो कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। Even I must give the credit to my minority community also. They have celebrated all the Hindus program also. This is Bengal. I am proud to say that. ममता ने बीजेपी पर बिना नाम लिए हमला बोला तो शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता से सवाल ही पूछ लिए। কালকে জঙ্গিপুরে কি হলো? জঙ্গিপুরের পুরসভা আপনার, এমএলএ আপনার, এমপি আপনার, জেলা পরিষদ আপনার। সেখানে কালকে বেচারা পুলিশদেরকে গাড়িগুলো পুরানো হলো। আপনার মুখে মুখাবাড়ি নিয়ে কেন নেই? ৭৪টা হিন্দু দোকান ভাঙলো, লুট করলো। আপনার মুখে একটা শব্দ নেই কেন? ममता का हमला इतने पर ही नहीं रुका। वक्फ कानून को आधार बनाकर उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। हमारा उद्देश्य है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा। बंगाल में जगह जगह हिंसा को लेकर ममता सरकार और बीजेपी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सच क्या है जनता को समझना है। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। जैसे ही विधानसभा शुरू हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ कानून पर बहस की मांग की, जबकि बीजेपी विधायक बेरोजगारी पर बहस की मांग करने लगे। इस बीच विधानसभा के बाहर विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक पहुंची। दोनों तरफ से मारपीट होती रही। पूरा विधानसभा परिसर युद्ध का मैदान बन गया। इस दौरान डोडा से निर्वाचित आप विधायक महराज मलिक की पीडीपी के 2 कार्यकर्ताओं के साथ बहसबाजी शुरू हो गई। स्थिति ज्यादा बिगड़ती वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया।
इस दौरान मलिक कांच के मेज पर गिर गए। बिहार में भी वक्फ कानून को लेकर सियासत जारी है। चुनावी साल में वक्फ को मुद्दा बनाकर आरजेडी नीतीश कुमार और केंद्र सरकार की घेराबंदी में जुटी हुई है। पटना में वक्फ कानून को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके जरिए नीतीश कुमार पर तंज कसा जा रहा है। आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को वक्फ बिल का विरोध करने के लिए शुक्रिया कहा गया है, तो कई जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्टून बनाकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया है। पोस्टर के जरिए नीतीश पर अटैक किया गया है और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नीतीश को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, बस वो चाहते हैं कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहे। लिखा हुआ है सब चला जाए पर कुर्सी न जाए। नीतीश यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कार्टून स्टाइल में तस्वीर है। कुछ दिन पहले भी इस तरह के पोस्टर आरजेडी की तरफ से लगाए गए थे, जिसमें नीतीश कुमार पीएम मोदी के कदमों में सिर झुकाए हुए हैं। पोस्टर में चिराग पासवान भी खड़े नजर आ रहे हैं। दिल्ली के पास हापुड़ में भूसे से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ट्रॉली में रखा हुआ भूसा आग की लपटों की वजह से पूरी तरह जल उठा। तस्वीरों में दिखाई दिया कि किस तरह भूसे का ढेर धू धू कर जल रहा है, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर उसे रोकने के बजाय उसे आगे ले जाता दिखा। हालांकि उसने ट्रैक्टर को मेन रोड से हटाकर किनारे कर दिया। राहगीरों ने जब ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे भूसे में आग को देखा तो फिर आग पर काबू पाने के लिए पानी डालना शुरू किया गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर में लदा हुआ भूसा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। क्या आप उबर, ओला या फिर दूसरे ऐप के जरिए टैक्सी बुक करवाते हैं? अगर करवाते हैं तो फिर ये खबर जरा ध्यान से देखिएगा। उबर ने गाड़ियों में सामान भूलने वाले लोगों का एक सर्वे जारी किया है, जिसमें कई हैरान कर देने वाली जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। उबर के एनुअल लॉस्ट एंड फाउंड इंडेक्स के मुताबिक टैक्सी में सफर के दौरान सबसे ज्यादा लोग अपना बैग या बैकपैक भूल जाते हैं। टैक्सी में भूलने वाले सामान की लिस्ट में दूसरे नंबर पर ईयरफोन और स्पीकर है। इसके अलावा इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर है वो है मोबाइल फोन और चौथे नंबर पर पर्स भी शामिल है। पांचवें नंबर पर चश्मे भी हैं जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। इस लिस्ट में आगे और भी चीजें हैं। गाड़ी में छूटने वाले सामान की लिस्ट में चाबी भी है, कपड़े भी हैं, इसके अलावा लैपटॉप भी है, पानी की बॉटल्स लोग छोड़ जाते हैं और कई लोग तो अपने पासपोर्ट भी भूलकर गाड़ी में जा चुके हैं। उबर के सर्वे में कुछ अजीबोगरीब सामान छूटने का भी मामला सामने निकल कर आया। जैसे एक शख्स 25 किलो देसी घी भूल गया, तो कोई अपनी व्हील चेयर, एक शख्स तो अपनी विग छोड़कर चला गया, जबकि एक व्यक्ति सोने के बिस्किट टैक्सी में छोड़कर चला गया, भूल कर चला गया। सबसे ज्यादा भुलक्कड़ लोग जो हैं, अगर हम शहर की बात करें जहां से भुलक्कड़ लोग सबसे ज्यादा हैं, तो मुंबई पहले नंबर पर आता है। इसके बाद दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता का नंबर आता है, जहां पर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, भूल जाते हैं। अगर दिन के हिसाब से देखें तो शनिवार को लोग सबसे अधिक सामान भूलते हैं। इसके बाद रविवार और फिर शुक्रवार का नंबर आता है, जब लोग भूलते ज्यादा हैं, सामान रखकर छोड़कर चले जाते हैं। तो कोई कुछ इस तरीके की हैरान करने वाली चीजें निकलकर इस सर्वे में सामने आई हैं। दिल्ली के सीआर पार्क में मौजूद मछली बाजार को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा किया कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग मंदिर का हवाला देते हुए मछली बाजार को हटाने की धमकी दे रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स भगवा कपड़ा पहनकर मछली बाजार पहुंचा है और यहाँ के दुकानदारों को धमका रहा है। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है, तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या, मंदिर का जो परिषद है ना, वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। दिल्ली के चितरंजन पार्क यानी सीआर पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है। यहीं पर लंबे समय से मछली बाजार है। देखो, सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। टीएमसी सांसद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि बीजेपी के गुंडे बंगाली दुकानदारों को धमका रहे हैं। The BJP is anti-Muslim, they are anti-Hindus, they are anti-Constitution. Everybody can see the real colors of the BJP. उधर बीजेपी टीएमसी सांसद के इस दावे को गलत बता रही है। बीजेपी का दावा है कि ये वीडियो झूठा है।
और इसे साजिश के तहत तैयार करवाया गया है। बीजेपी नॉन वेज नहीं पसंद करती। मैं तो बीजेपी का अध्यक्ष हूँ ना, मैं तो लगभग हर रोज नॉन वेज खाता हूँ। हमारे नड्डा जी भी बहुत अच्छे से मछली लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, खाना अपने चॉइस का है। एबीपी रिपोर्टर अजातिका सिंह जब सीआर पार्क के इस मछली मार्केट पहुंची तो दुकानदारों ने बताया कि पहले भी ये लोग यहाँ पहुँचे थे और तस्वीरें खींच कर ले गए थे। हालांकि ये लोग किस पार्टी या किस नेता से जुड़े हैं, ये बात अभी साफ नहीं हुई है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को रामनवमी उत्सव के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा रुपयों का चढ़ावा मिला है। इनमें कैश के अलावा सोना और चांदी भी शामिल है। शिरडी में टेबल पर रखकर नोट गिने जा रहे हैं। चारों तरफ नोटों का अंबार लगा है। साईं बाबा संस्थान के कर्मचारी पिछले कई घंटों से नोटों को गिनने में लगे हैं। नोटों को गिनने के बाद 10, 20, 50, 100 और 500 के नोटों के बंडल बनाए जा रहे हैं। रामनवमी उत्सव के समय 2.5 लाख से अधिक साईं भक्त शिरडी के साईं मंदिर पहुंचे। इस दौरान संस्थान को खूब चढ़ावा मिला। दान पत्र में 1 करोड़ 67 लाख 89 हजार का नगद चढ़ावा मिला। डोनेशन काउंटर पर 79 लाख 38 हजार रुपए, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन और चेक से 1 करोड़ 24 लाख 15 हजार रुपए का चढ़ावा मिला। इसके अलावा भक्तों ने 83 ग्राम सोना और 2 किलोग्राम चांदी भी दान की। शिरडी के साईं मंदिर में दूर दूर से लोग मन्नत मांगने पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में आयोजित नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री ने सादगी और श्रद्धा का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया है। पारंपरिक वेशभूषा, नंगे पांव रखे कदम। नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी की सादगी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। सफेद रंग का परिधान पहने प्रधानमंत्री बिना जूतों के सभा स्थल में पहुंचे। मोदी मंच छोड़कर आम लोगों के साथ बैठे। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग उनकी सादगी और संस्कृति के प्रति लगाव की प्रशंसा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान नवकार महामंत्र का जाप भी किया। साथ ही पीएम मोदी ने 9 संकल्पों की बात भी कही। पहला संकल्प पानी बचाने का, दूसरा संकल्प 1 पेड़ माँ के नाम, तीसरा संकल्प स्वच्छता का मिशन, चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल, 5वां संकल्प देश दर्शन, 6ठा संकल्प नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, 7वां संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, 8वां संकल्प योग और खेल को जीवन में लाना और 9वां संकल्प गरीबों की मदद करने का। हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी और हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा बढ़ेगी। इन 9 संकल्पों में से एक भी मैंने मेरे भले के लिए किया है तो मत करना। मेरी पार्टी की भलाई के लिए किया हो तो भी मत करना। ये आयोजन जैन धर्म के पवित्र नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप के लिए आयोजित किया गया था, जो कि भगवान महावीर के जन्मोत्सव से जुड़ा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर हरियाणा सरकार एक बार फिर मेहरबान हुई है। रेप के दोषी राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। डेरा सच्चा सौदा का 29 अप्रैल को स्थापना दिवस है। ये काफिला राम रहीम का है। 21 दिन के फरलो पर राम रहीम एक बार फिर से सिरसा में अपना डेरा के आश्रम में पहुंचा है। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत रोहतक जेल में खुद ही उसे लेने पहुंची। डेरा पहुंचने पर राम रहीम ने श्रद्धालुओं को अपने घरों में ही रहने की अपील की और हाथ जोड़ के विनती वही है कि आपने अपने अपने घरों में रहना है, अपने अपनी जगह पे रहना है। जैसे आपको जिम्मेवार कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी। राम रहीम को अब तक 13 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। फरलो के दौरान बाबा राम रहीम सिरसा डेरा में ही रहेगा। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र मेहता ने अपनी अजब दरियादिली को लेकर सोशल मीडिया पर वो काफी वायरल हो रहे हैं। हुआ यूं कि मंत्री जी ने तपती गर्मी के बीच गरीबों को कंबल बांटे और फोटो भी खिंचवाई। उन्हीं तस्वीरों के चलते मंत्री जी अब ट्रोल हो रहे हैं। ये है बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मंत्री जी इस मौसम में गरीबों के बीच कंबल बांटते दिखे।
और सरपंच साहब आप आगे जाइए, सब लोग को कम करके मणिमाला। इस मौके पर मंत्री जी ने सिर्फ कंबल ही नहीं बांटा, बल्कि खुद ही अपनी पीठ भी थपथपाई। सुरेंद्र मेहता का गरीबों को लेकर प्यार किस कदर उमड़ा, ये सुनिए। एक दूसरे को गला लगाइए, गरीब के सम्मान में सब लोग खड़ा रहिए। गरीब की निश्चित रूप से उसकी पूजा होनी चाहिए। गर्मी में कंबल बांटते ही सुरेंद्र मेहता का वीडियो वायरल हो गया। लोग सवाल खड़े करने लगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में सिर्फ 21 दिन बचे हुए हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। भक्तों की भीड़ को कैसे संभाला जाए, इसके लिए उत्तराखंड सरकार के सभी विभाग काम पर लगे हैं। 2025 की चारधाम यात्रा में सरकार 2 बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रख रही है। पहला, यात्रियों की सुविधा और दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा। इस बार की चारधाम यात्रा को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। माना जा रहा है कि यात्रा के रूट में प्लास्टिक बैन रह सकता है। यात्रा के शुरुआती दिनों में सभी यात्री एक समान होंगे, यानी 1 महीने तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाएंगे। जो शुरुआती यात्रा है, उसकी भीड़ के दबाव को देखते हुए शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे कि कोई इस तरह का जो वीआईपी दर्शन है अतिरिक्त किसी के लिए व्यवस्था नहीं की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का व्यवस्था न हो। सर्दियों में बर्फ से ढके चारधाम के कपाट एक एक कर खोले जाएंगे। सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल को खोलेंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को आखिरी में बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। और इस बार भी केदारनाथ धाम के लिए भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिला है। मंदिर तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग जैसे ही खुली, वैसे ही 5 घंटे के भीतर पूरे मई महीने की बुकिंग फुल हो गई। दावा है कि 5 मिनट के अंदर ही ज्यादातर स्लॉट्स बुक हो चुके थे। पहली बार बुकिंग के लिए IRCTC की मदद ली गई थी। कहा जा रहा है कि पहली बार इतनी तेजी से हेलीकॉप्टर की बुकिंग हुई है। ये स्लॉट 31 मई तक बुक किए गए हैं। अब जिन्हें हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना है, उन्हें जून के स्लॉट का इंतजार करना होगा। जिन्होंने टिकट बुक कर लिए हैं, वो गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड से दर्शन के लिए 2 मई से जा सकेंगे। हेलीकॉप्टर सेवा की कीमत 6,000 से 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। अब जो लोग हेलीकॉप्टर बुक नहीं कर पाए, उनको अगले स्लॉट का इंतजार फिलहाल करना होगा। और देखिए, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की बात कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतंत्र से लेकर चुनाव में गड़बड़ी और सांप्रदायिकता भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए। अधिवेशन कांग्रेस का था, लेकिन उसमें खड़गे के निशाने पर थी केंद्र की मोदी सरकार। कहा, गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है मोदी सरकार। चुनाव में घोटाला हो रहा है। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो। हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने से लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के गंभीर आरोप लगाए। रात के 5 बजे तक पार्लियामेंट चली। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। निजीकरण को लेकर भी मोदी सरकार मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर रही। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और SC, ST, OBC, EWS के आरक्षण पर चोट की गई है। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खड़गे खासे आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि काम के बजाय मोदी सरकार सिर्फ कांग्रेस को गाली देने का काम करती है। खड़गे के बाद राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अधिवेशन के मंच से बीजेपी सरकार पर ढेर सारे आरोपों के मिसाइल छोड़े। अहमदाबाद में भी राहुल ने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी को दलित और पिछड़ा विरोधी बताने में देर नहीं लगाई। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया
कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। और राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल को क्या बोलना है ये तो पता होता नहीं है, उन्हें किसी ने ओबीसी वाली पर्ची दे दी होगी तो वो ओबीसी पर बोलने लगे। अपने तो बोलते नहीं है, उनको वो लोग चिट पकड़ा देता है, वही बोलते हैं। तो आपको ओबीसी का चिट किसी ने पकड़ा दिया है, तो वक्फ के संशोधन के माध्यम से अगर पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा मुस्लिमों के विकास की चिंता हो रही है तो आपको परेशानी है क्या? जिन लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर घर या कार खरीदी है उनके लिए आज एक अच्छी खबर आई। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद रेपो रेट घटकर 6% पर आ गया है। अब आसान भाषा में समझिए कि इससे आप पर क्या असर पड़ने वाला है। मान लीजिए आपने घर खरीदने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 8.7% की दर से 10 साल के लिए 25 लाख रुपए का लोन लिया है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बाद ब्याज दर 8.45% पर आ जाएगा। 8.7% के हिसाब से आपको अभी तक 31,264 रुपए हर महीने ईएमआई भरनी होती थी, लेकिन 8.45% के हिसाब से अब आपको 30,930 रुपए ईएमआई भरनी होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो हर महीने आपको 334 रुपए कम ईएमआई भरनी होगी, यानी कि आप एक साल में आपको 4,000 रुपए की बचत सीधी होने जा रही है। और 10 साल में अगर इसे जोड़ा जाए तो आपको 40,000 रुपए का फायदा होगा। इससे पहले फरवरी के महीने में भी 0.25% की कटौती की गई थी, यानी इस साल अब तक रेपो रेट में 0.50% की कटौती हो चुकी है। हालांकि अगर आपका लोन 5 साल से भी ज्यादा पुराना है तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा राहत की बात नहीं है, क्योंकि रेपो रेट में मई 2022 के बाद से काफी तेजी से बढ़ा था। अप्रैल 2022 में रेपो रेट 4% था, जिसे मई 2022 में बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया। फिर एक महीने बाद ही 0.50% की बढ़ोतरी हुई और रेपो रेट 4.90 पर पहुंच गया। 2 महीने बाद एक बार फिर रेपो रेट बढ़े, तब अगस्त के महीने में फिर से 0.50% की बढ़ोतरी हुई और रेपो रेट 5.40 तक पहुंच गया। और अगले ही महीने यानी कि सितंबर 2022 में फिर से 0.50% की बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 5.90% हो गया था। देखिए 2022 में ही दिसंबर के महीने में भी रेपो रेट 0.35% बढ़ाया गया था, जिसके बाद यह आंकड़ा 6.25% तक पहुंच गया। साल 2023 में फिर से 0.25% की बढ़ोतरी हुई और रेपो रेट 6.50% तक पहुंच गया था। यानी कोविड के वक्त अप्रैल 2022 में जो रेपो रेट 4% था, वो करीब करीब एक साल बाद 2.5% बढ़कर 6.5% तक पहुंच गया था। फरवरी 2023 के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि अब पिछले 2 बार से कर्ज लेने वालों को थोड़ी राहत जरूर दी गई है। तो एबीपी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तो ये आज की रिपोर्ट आप देख रहे थे, कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।